आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। मार्च में महंगाई का मार्च नहीं, मैराथन जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी हैं और तेल फिर एक बार शतक लगाने के करीब है। पिछले 6 दिन में 5 बार हुई वृद्धि ने चिंताओं को बढ़ा दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर महंगे तेल से राहत कब और कैसे मिलेगी। महंगाई का तड़का है, तेल एक बार फिर भड़का है। मार्च महीने में पिछले 6 दिन महंगाई को बढ़ाने वाले रहे। 22 मार्च से अब तक रसोई गैस और सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तेल कंपनियों ने इस हफ्ते 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। रविवार को पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। नई कीमत लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। इससे पहले 22, 23, 25 और 26 मार्च को पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ाए गए थे। पेट्रोल डीजल के साथ 22 मार्च को ही घरेलू गैस सिलेंडर पर भी 50 रुपए का इजाफा किया गया था। कुल मिलाकर तेल की कीमतों पर पिछले 5 महीने से जो ब्रेक लगा था वो फिर एक बार फेल होने लगा है और आम आदमी पर महंगाई की मार शुरू हो गई है। लेकिन अब सवाल फिर वही कि आखिर इस बढ़ोतरी का कारण क्या है? महंगाई का क्या तोड़ है? क्या महंगा तेल यूं ही आम आदमी का तेल निकालने वाला है? क्या राहत का कोई रास्ता नहीं? और सबसे बड़ा और अहम सवाल कि तेल में लगी महंगाई की ये आग कहां तक जाने वाली है? पहले आपको सुनवा देते हैं कि लोग किस कदर महंगे तेल से परेशान है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने किस तरीके से आम आदमी की जेब पर असर डाला है और इस वक्त आम लोग क्या कह रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद है, उसके बाद करते हैं जिम्मेदारों से बात। इतनी महंगाई के ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ गए, बसों के भाड़े बढ़ रहे हैं, ट्रेनों के भाड़े बढ़ रहे हैं और तो और बिजली बढ़ रही है। क्या 10 रुपए या 8 रुपए यूनिट कहीं पे बिजली सुनी थी? क्या ये चीजें होती थी? कभी नहीं होती थी। और 32 रुपए से 38 रुपए किलो आटा। अरे क्या रोटी भी नहीं खाएं क्या? और तो हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। पेट्रोल दिनों दिन मतलब बढ़ता ही जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्या नाम है, आज 99 रुपये हो गया है, कल मैं 98 रुपये का भरवा के लाया हूँ। बच्चों की फीस भी भरनी होती है, बच्चों की मतलब कि प्राइवेट स्कूल में इतने दाम बढ़ रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। और क्या नाम है, कोरोना काल दो साल आपके वैसे ही निकल गए। इतनी महंगाई है। जब हुड्डा साहब हम 10,000 रुपये कमाने वाले तो तेल का खर्चा कहाँ से निकालेंगे ये बताइए। हम सब्जी लेने आए हैं, सब्जी भी इतनी महंगी हो रही है कि जिसका मतलब बेलगाम हो रहा है। हम तो मतलब हुड्डा साहब जो हरियाणा का ग्रेड छोड़ गए थे वही ग्रेड है। खट्टर साहब जिस दिन से कुर्सी पे बैठे हैं उस दिन से 1 पैसा हरियाणा में नहीं बढ़ाया। तो आमदनी में कोई इजाफा नहीं, लेकिन महंगाई में बढ़ोतरी लगातार जारी है। हर महीने नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर दिन ये आपकी जेब पर प्रहार कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री आर.के. आर्य जुड़ गए हैं। पेट्रोल डीजल पर बढ़ती महंगाई कहां पर और कितना असर डालने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका आर.के. आर्य जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को भी बता दें कि हर रोज की तरह वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जाते रहेंगे और इन नंबर के जरिए आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आर्य जी, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार ये जो वृद्धि हो रही है, इसके पीछे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या कारण है। 5 महीने से जो कीमतें स्थिर थी, लगातार अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के जो दाम हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कीमतें स्थिर थी। अब ऐसा क्या कारण है, क्या वजह आ गई कि अचानक से कीमतों में उछाल आना जो है वो शुरू हो गया है? कोविड के बाद जो डिमांड है वो इंटरनेशनल प्राइसेस की काफी ज्यादा बढ़ी है। जी आर्य छोड़ा था $85 पर बैरल पर छोड़ा था और उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी कम की थी, 10 रुपए पेट्रोल पर और 5 रुपए डीजल पर।
जी। तो नवंबर के बाद से सरकार ने इलेक्शन के उसके लिए इसके प्राइजेस को फ्रीज कर दिया था, ये कह के कि इलेक्शन होने दीजिएगा ताकि लोगों को इमीडिएट इसका असर ना पड़े, पर्टिकुलरली यूपी पे महंगाई का असर ना पड़े। ये निश्चित था कि ये दाम बढ़ेंगे। फरवरी में लगभग आज से 1 महीना 1 दिन पहले रशिया का यूक्रेन पे अटैक करना, उसकी वजह से जो सप्लाई डिसरप्शन हुई है, वो रशिया 10% ऑयल प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड का, तो वो डिसरप्शन भी हुआ है और पेमेंट करने में भी आप लोगों को दिक्कत आने लगी है। रशिया को स्विफ्ट से काट दिया गया है। स्विफ्ट एक ऐसा सिस्टम है पेमेंट करने का कि तेल का कोई भी कंट्री आयात निर्यात करती है तो वो स्विफ्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं। परंतु अब क्या है कि अव्यवस्था होने की वजह से, सैंक्शन लगने की वजह से और सप्लाई में भी डिसरप्शन होने की वजह से वो तेल सप्लाई नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जो डिमांड है वो तो टोटल बढ़ी है कोरोना के बाद, और वो जो सप्लाई है उसमें डिसरप्शन है। उसकी वजह से आज का जो रेट है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल का वो $123 पर बैरल है। 84 से लेकर 123 पहुंच गया। अब क्या है कि जो प्राइसेस बीच में रुके हुए थे जी, वो कंपनीज को लगभग 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, नेगेटिव मार्जिन रहा है उनका 12 रुपए पर डॉलर के हिसाब से। जी बिल्कुल आर्य जी, इस पर हम बात आगे भी जारी रखेंगे। और इसी बीच आपको बता दें हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भटनागर भी जुड़ गए हैं। भटनागर जी, स्वागत है आपका। आपसे इस पर बातचीत करने के लिए हम आएंगे। एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं, जगाधरी से नीरज जुड़े हैं। स्वागत है नीरज, रखें अपनी बात। सबसे पहले मैं मैडम आपको, आपके चैनल वालों को नमस्कार करता हूँ। मैं 5 बजे प्रवक्ता से आज जोड़ के नमस्कार करता हूँ और दूसरे सर को भी मैं जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मैं 5 बजे प्रवक्ता से जो मैं सवाल पूछूंगा उसका उत्तर आपके चैनल के माध्यम से अभी मांगता हूँ कि मैं उनसे ये मांगता हूँ कि एक आम आदमी जैसे कि मैं हूँ, मेरा वेतन 10,000 से भी कम है, रसोई गैस का सिलेंडर, अपने बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज की महंगाई कर रखी, सब्जियों की, ये कहाँ से पूरा करूँ? मेरा वेतन 10,000 से भी कम है। जो सरकारी नौकरी पे लग रहे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट है जिनका वेतन 2-2 लाख रुपए है, उनके लिए महंगाई कुछ नहीं है। क्या उनके लिए 200 रुपए पेट्रोल कर दो? हमारे लिए हम 10,000 से भी कम जो इनकम है हमारी 18,000 कब करेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में? क्यों नहीं छापे मारते कि नोटिसिंग 18,000 पे कर दो? इतनी महंगाई कहाँ से पाल ले? चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आर्या जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भटनागर जी से मैं यहाँ पर यही सवाल जो है इसका जवाब चाहूँगी। प्रदीप भटनागर जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भले ही पेट्रोल कंपनियों के हाथ में हो कीमतों का निर्धारण करना, लेकिन क्या सरकार यहाँ राहत बिल्कुल नहीं दे सकती है आम इंसान को? जो लोग सरकार को चुनते हैं यहाँ पर, वो एक तरीके से पेट्रोल जो तेल कंपनियां हैं उनके हाथ का क्या खिलौना मात्र बनकर रह गए हैं? दूसरा ये आपने सुना कि लोग जो है उनकी मजदूरी नहीं बढ़ पा रही है, वेतन नहीं बढ़ पा रहा है, न्यूनतम वेतन की बात यहाँ पर अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं लोग। तो इस सब के बारे में सरकार जो है कदम क्या बढ़ाएगी, कब बढ़ाएगी? देखिए, जो ये भैया कह रहे थे मैं सुन रहा था इनकी बात को, और इनकी बात का बिल्कुल तर्क भी है, तर्क भी है। मगर मैं ठीक है, डीजल पेट्रोल की बात है, हमारे यहाँ तो क्या 27 गुना रेट बढ़े हैं विश्व के अंदर। 27 यूरोप में 27 गुना रेट बढ़े, परसेंट रेट बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पे। हाँ ठीक है, ये जो आज जो यूक्रेन और जो रूस की जो जंग चल रही है, पूरे विश्व पे इसका असर पड़ा है, हम पे नहीं पड़ा। पहली चीज, क्या हमारे भारत के लोग क्या गाड़ी चलाना कम कर देंगे? क्या हमारे भारत के लोग भारत की सरकार के लिए कॉपरेट करेंगे कि एक 4 गाड़ी के बजाय 1 गाड़ी में चलेंगे? बिल्कुल सही कह रहे थे मेरे साथ जो अभी युवा बोल रहे थे कि सब चीजें महंगी हो जाएंगी तो कैसे सब्जी और कैसे चलेगी। मगर हमारे भारतवर्ष के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब इतनी बड़ी आपदा पूरे विश्व में चल रही है तो हम देश के प्रति, तो आपके कहने का मतलब है कि लोगों को ही वाहनों का इस्तेमाल यहाँ पर कम कर देना चाहिए और जो सार्वजनिक परिवहन के माध्यम है उनका इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इससे असर जो है महंगाई का नहीं होगा।
महंगाई अगर बढ़ रही, अगर डीजल पेट्रोल की हम आज बैठे हैं लेके और डीजल पेट्रोल को लेके चल रहे हैं, तो अगर आर्या जी मैं जरूर आपके पास आऊंगी कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या ये बात जो है तर्क संगत है? क्या इस तरीके से अगर चीजों को हम कह दें कि अगर महंगी ज्यादा लग रही है तो इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, आप इस्तेमाल ही मत कीजिए, तो ये शिकायत भी खत्म हो जाएगी कि पैसे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। चलिए एक दर्शक हमारे साथ, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी मैं आऊंगी। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं रोहतक से। जी रणवीर जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। कायनात जी नमस्कार जी। कायनात जी कह रहे हैं ये हमारे प्रवक्ता जी के महंगे, तो उसको चलना छोड़ दीजिए। क्या फिर बस में जाएंगे, किसी चीज में जाएंगे, उसके भी रेट किराए इतने बढ़े हुए हैं और हर जगह बस में ऑटो का किराया देख लीजिए। कैसे आदमी काम को जाएगा तो उसको पूरा करके आएगा। ये नहीं कहते कि नेताओं की पेंशन बंद कर दो तो देश के ऊपर जो बोझ है इन्होंने तो वैसे ही लूट रखा है देश को, इनकी सबकी पेंशन बंद करो, इनकी सैलरी बंद करो। समाज सेवी है ये क्यों लूट ले रहे हैं? हम अरविंद केजरीवाल को सलाम करते हैं, ऐसे नेता होने चाहिए जिसने पेंशन कम से कम एक भी छोड़नी चाहिए इनकी। अरे समाज सेवी को पेंशन का क्या मतलब है? जिस दिन बन के उसी दिन अरबपति हो जाते हैं तो सारे इलेक्शन से पहले इनके चेहरे देख लो, रात चेहरे देख लो, मुंह गोल हो रहे हैं। और हमारे मुंह अब जरी पड़ रही है, 47 साल में बूढ़े हो रही है, दाढ़ी बनाओ ब्लेड लाते हैं। इन जनता ने तो लूट लिए नहीं सरकार ने, तो कभी रोड नहीं, एजुकेशन नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कुछ भी नहीं। हरियाणा को तो खत्म कर दिया इन्होंने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बच्चन का भी ड्राइवर टाइम पा जाता है, अक्षय कुमार का भी ड्राइवर टाइम पा जाता है, साइकिल बदलने की जरूरत नहीं उनको। तो ये तो पता नहीं कैसा देश को बिल्कुल बर्बाद करने, जनता लूटने में लगे हुए। सिर्फ मिडिल क्लास को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। चलिए बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और आर्या जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर्या जी अभी जो एक तर्क यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भटनागर दे रहे थे, आप उससे कितना सहमत हैं कि अगर डिमांड और सप्लाई, ये ज़रूर है कि अगर सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो तो चीज़ों के दाम अपने आप ऊपर जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ भी ये वही बात जो है लागू होती है, वही फॉर्मूला यहाँ भी फिट किया जा सकता है? महंगाई का ग्राफ इससे कम हो जाएगा? देखिए रफली 60% जो डीजल है वो फैक्ट्रीज में यूज होता है, जनरेटर सेट में यूज होता है, बसेस में यूज होता है, रेलवेज में यूज होता है 60% के आसपास। जो 40% है वो आपके छोटे व्हीकल्स में यूज होता है। परंतु क्या है कि ये जो बाइक से लोग चलते हैं, ये इनका टाइम बे टाइम होता है। कई 7 घंटे की ड्यूटी जाते हैं, कई एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो कुल मिलाकर इनको बाइक पे जाने से ही इनकी इनकम रियलाइज होती है। एवरेज इनकम जिन लोगों को ये महंगाई का असर पड़ता है, उनकी एवरेज इनकम कहीं भी 15,000 से ऊपर नहीं है। तो अगर मान लीजिए उनके लिए प्राइस जो बढ़ता है, सीधे साधे उनका जो रेगुलर किचन का खर्चा है उस पर असर पड़ता है। और किचन का जो खर्चा है वो वैसे भी कमोडिटी प्राइसेस से बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन एक साइड से नहीं आता है, इन्फ्लेशन कई साइड से आता है। क्योंकि ये जो डीजल जो है ये यूनिवर्सल इंटरमीडियरी है। इससे ट्रकों में भी डलेगा, एविएशन में भी डलता है। एविएशन का तो 18% बढ़ा हुआ है। परंतु उनके जो ट्रेवलर्स है वो दूसरी आय के लोग हैं, उनको इन्फ्लेशन का असर नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन का असर पड़ता है जिनकी इनकम 12 से 15,000 तक की है, और उनमें लगभग 60% लोग ही आते हैं लगभग। वैसे तो देखा जाए तो 100 रुपए पर डे की इनकम करने वाले लोग भी लगभग 40% है, और 15,000 तक की इनकम के लोग 60% है। जो लोग वर्किंग क्लास में हैं, उनको इसका असर पड़ता है। और इसको रोकने का कोई साधन है नहीं। जैसे ये कह रहे थे कि सरकार को पेंशन कम कर देनी चाहिए या वो कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। पिछले दिनों में 2 रुपये जो है पर डॉलर डेप्रिसिएशन हुआ है, 76 से 78 रुपए हुआ है। उसका भी असर लगभग आप 20 पैसे उसके ऊपर पड़ेगा पर लीटर के ऊपर जब आप इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर जो स्टोरेज है वो बहुत कम है। स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास ज्यादा है। तो उन्होंने कुछ रिजर्व से देने की बात की थी, पर वो इतना फिजिबल नहीं है।
तो अभी जो है लगभग 12 रुपए, ये 80 पैसे या 85 पैसे, इसको रेगुलरली बढ़ा के ही रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑयल कंपनीज है वो ऑलरेडी नेगेटिव मार्जिन पे चल रही है। 12 रुपए नेगेटिव मार्जिन है। अगर यानी ये प्राइस इसको इस तरह से देखा जाए आर्या जी के नवंबर में जो सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम करके राहत दी गई थी, वो राहत सिर्फ फौरी तौर पर थी, और अब वो जो राहत है उस वक्त की राहत अब यहाँ पर आफत लाने वाली है। नहीं, उसके साथ जो है वैट तो परसेंटेज पे लगता है। वो जो वैट कंपनी, ये स्टेट गवर्नमेंट ने कम किया था, अब प्राइस जब बढ़ेंगे तो वैट फिर से बढ़ेगा। ये एक्साइज तो कम हो सकती है, परंतु वैट जो है वो परसेंटेज के हिसाब से लगता है। तो जैसे ही पंप प्राइस बढ़ेंगे, जैसे ही पंप से तेल निकलेगा तो उसके ऊपर वैट लगेगा। जैसे ही बिकता है, वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं उसको, बिकने पे उसके ऊपर लगेगा। एक्साइज जो है प्रोडक्शन पर लगती है, वो सरकार कम कर सकती है, परंतु क्योंकि अभी इकोनॉमिक रिकवरी जो है अभी होनी शुरू हुई थी कोविड के बाद, आप ये समझिए सितंबर अक्टूबर के बाद से, तो जो स्टेट्स है जिनका हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा हुआ है, सोशल सेक्टर स्कीम्स उन्होंने इंप्लीमेंट करनी है, लोग काफी पॉवर्टी लेवल से नीचे है, तो उनको यहीं से अल्कोहल से और तेल से ही पैसे निकालने पड़ेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है ठेके बहुत खुल गए, 3-4 गुना रेट हो गया है अल्कोहल का, जो लोग शराब पीते हैं। अब सरकारें ये कहती है कि 18 साल तक के लोग शराब पी सकते हैं, क्योंकि पीने से ही टैक्स मिलेगा और उसी से सरकार चलती है। तो ये अब कई परेशान होते हैं, तो जब इंटरनेशनल रेट ही ऐसे है तो इनके परेशानी से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। सरकार ने 2008 और 2014 में दोनों कमोडिटी को डीरेगुलेट कर दिया। सीएनजी के रेट जो थे वो 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े हैं, और वो दिल्ली का जो प्राइस है वो 951-52 रुपए के आसपास है। और तेल जो 99 है, आप ये मान लीजिए कि ये 4-5 महीने तक 110 पर ही रुका रहेगा। उसके अगले जून के बाद से इसका जो प्राइस है, जो इंटरनेशनल प्राइस है, क्योंकि वो थम जाएगी रशिया और यूक्रेन की वॉर, तो $90 पर बैरल की उम्मीद है, वो रहेगा पूरा साल। फिलहाल ये रेट रहेगा, जी प्रदीप जी, जो रिकवरीज है वो उन्होंने करनी हर हालत में है, नहीं तो वो घाटे पे नहीं चल सकते। प्रदीप जी, क्या ये अब मान लिया जाए कि इसी तरीके से जो है महंगाई के झटके आम इंसान को लगते रहेंगे? लोगों के अभी ठीक से काम शुरू नहीं हो पाए थे, कई लोग अभी भी रोजगार की तलाश में हैं। ऐसे में अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो फिर सरकार जो है कैसे राहत देगी आम इंसान को? कन्हैया जी, मैं अभी इससे पहले जुड़े थे और वो कुछ शायद काफी कुछ कह रहे थे। अब की उनकी गाड़ी देखिए, मैंने जो एक कहा, मैंने ये वे में, मेरा वे ये नहीं है कहने का, मेरा वे यही है कि जो हम चीजें यूज करते थोड़ा सा उसको कम करने के लिए, कि अगर इसकी खपत ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी, खपत कम होगी तो थोड़ा सा कंट्रोल रहेगी। मगर उसको जो नेताओं और उस पर ले जाया जाता है विधायकों पे, वो नहीं है। जो विधायक चुनाव जीत गए, हार गया, पेंशन की बात रही, देखिए ये हाथ से प्रोटोकॉल नहीं चला आ रहा, ये पुराना चला आ रहा है। महंगाई को रोकने के लिए सरकार कोई हो, प्रदेश की हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर कोई कोशिश करता है कंट्रोल करने की, और सरकार ने बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करी है। देखिए अब जीडीपी को भी लेके हम आगे आ रहे थे। देखिए हमारा जो लघु उद्योग छोटा इकाई है, उसमें भी हमने कम से कम 450 करोड़ रुपए से ऊपर तक का व्यापार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया है। ऐसा नहीं है सरकार प्रोत्साहन ना दे रही हो, सरकार तो अपने कार्यशैली में लगी है। अब महंगाई की बात तो ये है कि महंगाई कोई भारतवर्ष में नहीं है, पूरे विश्व में महंगाई है, और महंगाई को फिर भी हमने तो बहुत कंट्रोल कर रखा है। अभी एक युवा बोल रहे थे कि देखिए मैं 10,000 रुपए सैलरी में अपने बच्चों को, बिल्कुल सही कह रहा है, मैं नहीं कहूंगा, अगर मैं प्रवक्ता बीजेपी का तो मुझे भी पेट्रोल खरीदना पड़ता है पंप से, ना कि मुझे कोई फ्री पंप लगा के पार्टी की तरफ से पंप लगाइए भर लो यहाँ से, ऐसा नहीं है। मगर इन चीजों को थोड़ा हमें, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें कोशिश करने में क्या दिक्कत है? क्या हम अपनी युवा पीढ़ी को नहीं समझा सकते? वो जो बुजुर्ग वर्ग बोल रहे हैं, यानी आपके कहने का मतलब है अगर हमें विकास चाहिए, इसी तरीके से हमें महंगाई का समर्थन भी करते रहना पड़ेगा, उसे बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा, सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं। कायनात जी, हमने ना उस कोविड से और लॉकडाउन से कुछ नहीं सीखा, और हम लोग ना इतने
मैं शब्द यूज क्या करूं कि हमने सीखा कि हमने पर्यावरण में कितना फायदा लिया लॉकडाउन में, कि जो हमारा आसमान में कभी बादल नजर नहीं आते थे व्हाइट, वो दिखने लगे, फिर दोबारा से वही काला धुआं, पॉल्यूशन, काले बादल दिखने लगे। मगर किसी ने ये कोशिश नहीं करी कि हम वाहन का कम प्रयोग करें, सार्वजनिक वाहन का ज्यादा प्रयोग करें। हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, हम उसमें जो हमने सीख ली लेकिन कोरोना में। प्रदीप जी, अभी आर्या जी ने आपको बताया कि जो वाहन है उनका कितना % यहाँ पर है जो इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल या डीजल, और जो उद्योग हैं वहाँ कितना ज्यादा % है जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल डीजल, सबसे ज्यादा उद्योगों में खपत है। तो क्या आपके कहने का मतलब है उद्योगों को भी अब इन इकाइयों को भी ऑल्टरनेटिव उस पर बेसिस पर शुरू होना चाहिए, बंद होना चाहिए? आप उद्योगों की बात करें, देखिए मैं बताता हूँ, उद्योगों जहाँ उद्योग बड़े बड़े लगे हैं वहाँ कभी भी सरकारें चिंता नहीं करते पूरी लाइट देने की। अगर राज्य सरकार पूरी लाइट अगर उद्योगों को चलती रहे तो नहीं जाए। उदाहरण के तौर पे देखिए, आप हरियाणा में उद्योग में हर समय लाइट रहती है, बाई चांस कोई लॉक शटडाउन हुआ, ग्रिड गिरा तो लाइट जाती है, वरना लाइट नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे का नो कट जोन हो गया है। क्या उद्योग नहीं है? सबसे ज्यादा उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर है। और गाजियाबाद से लेके कम से कम दिल्ली एनसीआर करीब 60 किलोमीटर बहुत उद्योग लगे हुए। आप जब 24 घंटे लाइट दोगे तो ईंधन क्यों फूकेगा, डीजल क्यों फूकेगा, पॉल्यूशन क्यों होगा? कि और राज्य सरकारों को इस चीज को चिंता करनी चाहिए बिजली को लेके, कि आप बिजली को लेके, बिजली ऊर्जा, सौर ऊर्जा को लेके, क्रांति को लेके क्या काम कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा प्रदेश था, कहीं गिनती में नहीं आता था, आज उत्तर प्रदेश। आर्या जी, क्या अब सिर्फ एक यही हल रह गया है इस तरह की समस्या से निजात पाने का कि हम इस्तेमाल जो है बंद कर दें? देखिए कायना जी, जब पूरे विश्व में मंदी कम होगी तो हमारे भारत में भी होगी, सब चीजें तो हमारे यहाँ भी कंट्रोल होगी। कौन सरकार नहीं चाहेगा या कौन परिवार नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरे बच्चे भूखा सोए? नहीं, प्रदीप जी, सवाल ये उठता है कि जब पिछले साल अप्रैल माह से दिसंबर के बीच में सरकार ने जो तेल उत्पाद हैं उन पर ही टैक्स के माध्यम से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स प्राप्त किया था, तो क्या सरकार यहाँ पर ये जो तेजी के साथ तेल कंपनियां वृद्धि करती जा रही हैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है? क्या सरकार अपनी इनकम तो देखती है, लेकिन आम व्यक्ति की वो उसकी इनकम कितनी जा रही है, वो महीने में कितना कमा रहा है, कितना महंगाई की वजह से उसकी जेब कट रही है, क्या वो सब यहाँ पर आकलन नहीं कर सकती? सरकार तो आकलन ये भी करती है कि भारत में 130-35 करोड़ की आबादी में इनकम टैक्स देखने में कितने जागरूक हैं। सरकार तो वो भी देखती है। सरकार तो ये भी देखती है कि कितने छोटे बड़े इकाई जीएसटी देते हैं, सर्विस टैक्स देते हैं। सरकार तो ये भी देखती है। जब सरकार अगर कैडा करती है या स्ट्रांग होती है तो फिर बुराई दे देगी, सरकार उद्योग नहीं चलने देगी। मगर हम कभी भी हमने अपने युवाओं को या हमने लोगों को, पड़ोसियों को भी जागरूक करा कि भैया हमारा स्वतंत्र देश है, 70 साल से कहाँ खड़ा था और कहाँ होना चाहिए। हमसे छोटे देश जो थे, जो हमसे बहुत बाद में आजाद हुए, सिंगापुर और भी हैं, आज वो कहाँ हैं? हम कभी किसी सीख नहीं लेते और ये चक्कर में। आर्या जी, जल्दी से, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आप देखते हैं इस महंगाई का कोई तोड़ है? अक्सर ये बात उठती है जब भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल कर लेना चाहिए। क्या अगर ऐसा कदम सरकार उठाती है या आपको लगता है कभी उठाएगी भविष्य में, तो इससे कंट्रोल होंगी कीमतें? जीएसटी के साथ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीएसटी की मैक्सिमम स्लैब 28% है। अगर आप जीएसटी को 28% पे रखते हैं तो तब भी जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग इतनी ही रहेगी, क्योंकि सेस भी है उसके ऊपर 4% के आसपास, तो उसके साथ तो नहीं होगी। परंतु एक्साइज ड्यूटी जो अभी 32-33 रुपए के आसपास है, अगर इसको 10 रुपए कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ये मानती है कि एयरपोर्ट्स बनाए हैं और ये आपके रोड्स बनाए हैं, एक्सप्रेसवे बनाए हैं, तो लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। उत्तर प्रदेश में कि जब इंटरव्यू होते थे तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, हमारे आय के साधन बढ़ेंगे। तो क्या हो गया, तेल का रेट बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। ये पब्लिक और सरकार के बीच का मामला है कि अगर एक्साइज ड्यूटी हटती है तभी रेट जो पब्लिक को है वो कम मिल पाएंगे। पर पब्लिक ये कहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में हमें कहीं ना कुल मिलाकर कह सकते हैं सर कि अगर एक्साइज ड्यूटी पे सरकार कमी करती है तो ये जो इन्फ्लेशन है तेल की कीमतों में ये कम हो सकता है, लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन मुश्किल है कि सरकार ये कदम उठाए, क्योंकि उसका अपना तर्क है कि आगे विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा यहाँ पर चाहिए, इसीलिए वो जल्द ही ये कदम
नहीं उठाएगी। सिर्फ उन्हीं स्थितियों में उठाया जाएगा जब उसे जरूरी लगता है कि अब मौका है और यहाँ पर उस मौके से फायदा भी लेना है, लोगों को राहत तभी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो पिछले साल नवंबर से कीमतें स्थिर थीं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस दौरान भारत के टॉप फ्यूल रिटेलर्स IOC, BPCL और HPCL को नवंबर से मार्च के बीच करीब 2.25 अरब डॉलर यानी 19,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। ऐसे में लगातार बढ़ रहे तेल के दाम इस बात का संकेत है कि आने वाले कुछ और दिन दाम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, ताकि जो घाटा तेल कंपनी ने उठाया है उसकी भरपाई की जा सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।